नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरें बताते हैं और हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी जानकारी देते हैं। तो कॉर्पोरेट्स के साथ शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली खबर की ओर चलते हैं। अदानी ग्रुप की कंपनियां इस हफ्ते अलग अलग खबरों के चलते फोकस में रही। पहली खबर यह है कि अंबुजा सीमेंट्स ने 3 नई सब्सिडरी कंपनियों का गठन करने की घोषणा की है। लोटस IFSC, अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ और अंबुजा कंक्रीट वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाई गई इन कंपनियों से अंबुजा सीमेंट के कारोबार को बढ़ावा मिलने का अनुमान है। लोटस IFSC के जरिए कंपनी विमान खरीदने और लीजिंग के कारोबार में उतरेगी। 25 सितंबर को जब यह खबर आई तो अंबुजा सीमेंट्स का शेयर 0.25% की बढ़त के साथ 423 रुपये 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 27 सितंबर को खबर आई कि अदानी पोर्ट्स $19.5 करोड़ के बॉन्ड्स बायबैक करने की योजना बना रही है। ये बॉन्ड्स 2024 में मैच्योर हो रहे हैं और कंपनी हर $1,000 के लिए $975 का भुगतान करके इन बॉन्ड्स को वापस खरीदेगी, यानी कि ये बॉन्ड्स डिस्काउंट पर खरीदे जाएंगे। 27 सितंबर को अदानी पोर्ट्स का शेयर 1% की मजबूती के साथ 830 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 27 सितंबर को ही शाम को खबर आई कि अदानी समूह की कंपनी अदानी पावर में 2 प्रमोटर एंटिटीज ने अतिरिक्त 2.21% हिस्सेदारी खरीदी है। ये हिस्सेदारी 3,170 करोड़ रुपए की रकम में खुले बाजार से 5 से 25 सितंबर के दौरान खरीदी गई है, जिसे फॉर्टिट्यूड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स और इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट DMCC ने खरीदा है। इस डील के बाद प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 66.88% से बढ़कर 69.09% हो जाएगी। इस खबर के आने के बाद गुरुवार 28 सितंबर को अदानी पावर का शेयर 373 रुपये 95 पैसे के स्तर पर करीब ½ की कमजोरी लेकर बंद हुआ। 29 सितंबर को खबर आई कि अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट फर्म IHC की अदानी समूह की 2 कंपनियों में पूरा हिस्सा बेचने की योजना है। 30 जून तक IHC की अदानी ग्रीन में करीब 1.25% और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में करीब 1.5% हिस्सेदारी थी। इन दोनों कंपनियों में पूरा हिस्सा बिक्री से IHC को करीब 7,700 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है, क्योंकि इन दोनों कंपनियों में गुरुवार की क्लोजिंग के हिसाब से IHC के हिस्से की वैल्यू करीब 3,327 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है, जो कि मई 2022 में निवेशित राशि से करीब 57% नीचे है। 29 सितंबर को अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर्स में 2.25% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरी खबर, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील की लंबी अवधि की रेटिंग को अपग्रेड कर Baa3 कर दिया है। हालांकि Baa3 लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होती है। रेटिंग में सुधार मजबूत मार्केट पोजीशन और मुनाफे में बढ़ोतरी की उम्मीद के चलते किया गया है। रेटिंग में सुधार के साथ साथ मूडीज ने टाटा स्टील के आउटलुक में भी बदलाव किया है। मूडीज ने टाटा स्टील के आउटलुक को पॉजिटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। रेटिंग में सुधार की खबर के चलते 26 सितंबर को टाटा स्टील का शेयर करीब 1.25% की बढ़त के साथ 128 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, मंगलवार 26 सितंबर को ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार के डीमर्जर से बनी कंपनी नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग कमजोर देखने को मिली। 2,822 रुपये 10 पैसे के एडजस्टेड प्राइस के मुकाबले NSE पर शेयर 2,750 रुपये पर खुला। कंपनी नामा के 63वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ईडलवाइस के शेयरधारकों ने कंपनी के वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। 2020 में PAG ने एडलवाइस के वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार में निवेश किया था। इसके बाद कंपनी ने वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार के डीमर्जर और लिस्टिंग की घोषणा की थी। इस डीमर्जर के बाद एडलवाइस फाइनेंशियल के शेयरधारकों को करीब 1,05,00,000 शेयर अलॉट करेगी नुआमा वेल्थ। इसी तरह एडलवाइस फाइनेंशियल की नुआमा वेल्थ में 14% और PAG की 56% के साथ साथ शेयरधारकों की 30% हिस्सेदारी होगी। 26 सितंबर को एडलवाइस फाइनेंशियल का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर के करीब और नुआमा वेल्थ का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 2,790 रुपये की ऊंचाई को भी छुआ था। चौथी खबर, ऑयल एक्सप्लोरेशन और उत्पादन के कारोबार से जुड़ी कंपनी सेलान एक्सप्लोरेशन के बोर्ड ने प्रमोटर ग्रुप कंपनी एंटेलोपस एनर्जी के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि एंटेलोपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड दरअसल ब्लैक बक एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है और ब्लैक बक एनर्जी प्रमोटर ग्रुप कंपनी सेलान एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी की ही आगे सब्सिडरी कंपनी है। एंटेलोपस एनर्जी के साथ मर्जर से ऑनशोर और ऑफशोर बेसिन्स में कंपनी के पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में सिंप्लीकेशन
और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में मजबूती से कंपनी के शेयरधारकों की वैल्यू में इजाफा हो सकता है। इसी के चलते 26 सितंबर को सेलान एक्सप्लोरेशन का शेयर 2.5% की बढ़त के साथ 402 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 440 रुपये 90 पैसे तक उछाल के साथ 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था। पांचवी खबर, 25 सितंबर यानी सोमवार की शाम को फार्मा कारोबार से जुड़ी कंपनी स्ट्राइड्स फार्मा के बोर्ड ने CDMO और सॉफ्ट जेलेटिन कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा स्टेरिसाइंस स्पेशलिटीज के CDMO कारोबार का भी डीमर्जर होगा और इन दोनों कंपनियों का स्टेलिस बायोफार्मा नाम की कंपनी में मर्जर किया जाएगा, यानी एक साथ रखा जाएगा, जिसके जरिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यानी CDMO कारोबार के लिए एक अलग कंपनी बनाएगी। इन दोनों कंपनियों की डीमर्जर प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस डीमर्जर के तहत स्ट्राइड्स फार्मा के शेयरधारकों को हर 2 शेयरों के बदले में स्टेलिस बायोफार्मा का 1 शेयर मिलेगा। वहीं स्टेरिसाइंस स्पेशलिटीज के 1 शेयर के बदले में स्टेलिस बायोफार्मा के 1515 शेयर जारी किए जाएंगे। इस डील के चलते स्ट्राइड्स फार्मा और स्टेरिसाइंस स्पेशलिटीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कोई अंतर नहीं आएगा, पर स्टेलिस बायोफार्मा में प्रमोटर्स का हिस्सा 29% से बढ़कर 39% हो जाएगा। 26 सितंबर को स्ट्राइड्स फार्मा का शेयर करीब 2% की कमजोरी के साथ 526 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था, पर दिन के दौरान शेयर ने 545 रुपये का हाई भी टच किया था। छठी खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL को लेकर इस हफ्ते 2 अलग अलग खबरें आई। पहली खबर 25 सितंबर की शाम को आई, जो कि रेटिंग एजेंसी फिच ग्रुप की सहयोगी कंपनी क्रेडिट साइज के हवाले से थी। क्रेडिट साइट्स के मुताबिक RIL एक होल्डिंग कंपनी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और इस होल्डिंग कंपनी के पास इंडिपेंडेंट एंटिटीज का मेजॉरिटी हिस्सा होगा। इससे अलग अलग कारोबार के बीच अंतर साफ होगा, शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉक होगी और अलग अलग माध्यम से फंडिंग जुटाने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल ये कंपनी होल्डिंग और ऑपरेटिंग दोनों की भूमिका में है, जिसमें ऑयल टू केमिकल यानी O2C और तेल गैस सेगमेंट पर कंपनी की पूरी होल्डिंग है। वहीं टेलीकॉम, रिटेल और न्यू एनर्जी सेगमेंट्स अनलिस्टेड ऑपरेटिंग कंपनियों के जरिए कामकाज कर रहे हैं। 26 सितंबर को RIL का शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था। 27 सितंबर को मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई कि दुनिया का प्रमुख सॉवरेन वेल्थ फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA रिलायंस रिटेल में $60 करोड़ का अतिरिक्त निवेश कर सकती है। आपको बता दें कि ADIA का पहले से रिलायंस रिटेल में अच्छा खासा निवेश है। 28 सितंबर को RIL का शेयर 1.25% की गिरावट के साथ 2339 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, बीते वीकेंड पर खबर आई कि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के लिए डाबर ग्रुप के प्रमोटर्स यानी बर्मन फैमिली 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लेकर आएगी। इस ऑफर पर बर्मन फैमिली करीब 2116 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। इस ओपन ऑफर का प्राइस 235 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि बीते शुक्रवार की 271 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग से करीब 13.5% के डिस्काउंट पर है। यही कारण है कि 25 सितंबर को रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 7% की गिरावट के साथ 253 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। कंपनी नामा के 87वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बर्मन फैमिली ने 16 अगस्त को ब्लॉक डील के जरिए रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की अतिरिक्त 7.6% हिस्सेदारी खरीदी है, जिसके बाद रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में डाबर के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 21.5% के आसपास हो गई है, जो पहले लगभग 14% पर थी। करीब 218 रुपये के औसत भाव पर पूरन एसोसिएट्स, VIC एंटरप्राइजेस और MB फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के करीब 2.5 करोड़ शेयर खरीदे गए थे, जिसकी वैल्यू लगभग 544 करोड़ रुपए की थी। इन तीनों एंटिटीज ने करीब 2.5% हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की ओर से बेची गई है। आठवीं खबर, शुगर कारोबार से जुड़ी कंपनी श्री रेणुका शुगर्स ने यूपी की अनामिका शुगर मिल्स के 100% हिस्से के अधिग्रहण की घोषणा की है। दोनों कंपनियों के बीच 235 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है। इस डील के अलावा ये कंपनी अनामिका शुगर मिल्स के बकाया क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी CRPS को सब्सक्राइब करने के लिए सिक्पा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 110 करोड़ रुपए का भुगतान भी करेगी। इस डील के जरिए श्री रेणुका शुगर्स की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी स्थापित करने की मंशा है, जिसके जरिए उत्तर और पूर्वी भारत के मार्केट्स को केटर किया जा सके। 25 सितंबर को श्री रेणुका का शुगर्स का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 55 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। नौवीं खबर, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सुज़लॉन एनर्जी की रेटिंग बढ़ाकर BBB+ कर दी है। इससे पहले कंपनी को BBB- की रेटिंग दी गई थी, यानी कि रेटिंग को 2 पायदान ऊपर बढ़ाया गया है। इसके अलावा छोटी और लंबी अवधि के लिए आउटलुक पॉजिटिव रखा गया है। दरअसल हाल में कंपनी की ओर से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए करीब 2000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई थी, जिसके बाद कंपनी ने अपने टर्म डेट यानी
लंबी अवधि के कर्ज को सफलतापूर्वक चुका दिया है। कुल मिलाकर कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है, जिससे कंपनी के कैश फ्लो में स्थिरता आई है और विंड टरबाइन सेगमेंट के बिजनेस प्रोफाइल में सुधार हुआ है और इसी के चलते रेटिंग अपग्रेड की गई है। 27 सितंबर को सूर्य एनर्जी का शेयर 1.5% की गिरावट के साथ 25 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, एनसीआर रीजन में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल के आईपीओ की बुधवार 27 सितंबर को लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग अच्छी रही है। 385 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर शेयर 444 रुपये के स्तर पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से करीब 15.5% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। 730 करोड़ रुपए के इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ कुल 12 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। 27 सितंबर को कारोबार के अंत में शेयर करीब 18.5% की बढ़त के साथ 456 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 474 रुपये के स्तर को भी छुआ था। 11वीं खबर, साई सेल्स कला मंदिर के शेयर की बुधवार 27 सितंबर को लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग हल्की बढ़त के साथ देखने को मिली। 222 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले साई सेल्स कला मंदिर का शेयर एनएसई पर 231 रुपये पर खुला, यानी कि इशू प्राइस के मुकाबले करीब 4% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। इस आईपीओ को ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ कुल 4.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें रिटेल का कोटा 88%, एनआईआई का हिस्सा 2.5 गुना और क्यूआईबी का पोर्शन सबसे ज्यादा करीब 12.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। उस लिस्टिंग के बाद कारोबार के दौरान शेयर में खरीदारी देखने को मिली और कारोबार के अंत में शेयर करीब 10% के उछाल के साथ 245 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। शेयर का इंट्राडे हाई 247 रुपये का था। 12वीं खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी फुटवेयर रिटेल कंपनी खादिम इंडिया अपने डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को अलग करने पर विचार कर रही है, यानी कि केएसआर फुटवेयर लिमिटेड नाम की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एक नई सब्सिडरी में अलग करने की योजना है। डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के डीमर्जर पर कंपनी का बोर्ड 29 सितंबर को विचार करने वाला था। 27 सितंबर को जब यह खबर आई तो कारोबार के अंत में खादिम इंडिया का शेयर करीब 2% की तेजी के साथ 271 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ था। हालांकि दिन के दौरान शेयर करीब 9% उछलकर 289 रुपये 95 पैसे के स्तर तक भी चला गया था। 13वीं खबर, देश के दिग्गज पेंट कंपनी एशियन पेंट्स के को फाउंडर अश्विन दानी का गुरुवार 28 सितंबर को निधन हो गया। 79 वर्षीय दानी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। इस ग्रुप के टर्नओवर को 21,700 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में दानी की काफ़ी अहम भूमिका रही है। उन्होंने 1968 में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर एशियन पेंट्स को ज्वाइन किया था और पेंट सेक्टर में कंप्यूटर कलर मैचिंग का कॉन्सेप्ट लाने में इन्हीं का ही योगदान रहा है। गुरुवार 28 सितंबर को जब ये निधन की खबर आई तो एशियन पेंट्स का शेयर करीब 3.25% की गिरावट के साथ 3,180 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। दिन के दौरान तो शेयर 3,155 रुपये तक भी फिसल गया था। 14वीं खबर, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी और रेड एप्पल किचन कंसल्टेंसी ने संयुक्त रूप से मिलकर ब्लू प्लैनेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में 53.3% हिस्सेदारी लेने का फैसला किया है। ये सौदा करीब 23.1 करोड़ रुपए की रकम में तय हुआ है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के जरिए भी निवेश होगा। आपको बता दें कि ब्लू प्लैनेट ब्रांड नेम सॉल्ट के तहत पैन इंडिया क्यूजीन रेस्टोरेंट चेन चलाती है। 2013 में शुरू की गई ब्लू प्लैनेट फिलहाल 6 रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करती है और 2 रेस्टोरेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इस अधिग्रहण के बाद बारबेक्यू नेशन के ब्रांड पोर्टफोलियो में विस्तार देखने को मिलेगा। 28 सितंबर को बारबेक्यू नेशन का शेयर 3.5% की गिरावट के साथ 741 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 15वीं खबर, गुरुवार 28 सितंबर को यात्रा ऑनलाइन के आईपीओ में जारी हुए शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग निराशाजनक रही। 142 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर शेयर 127 रुपये 50 पैसे के स्तर पर खुला, यानी कि शेयर की लिस्टिंग इशू प्राइस से 10% के डिस्काउंट पर हुई। दरअसल इस खराब लिस्टिंग के पीछे वजह है आईपीओ को मिला ठंडा रिस्पांस। यह आईपीओ केवल 1.5 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ था। 28 सितंबर को कारोबार के अंत में यात्रा ऑनलाइन का शेयर करीब 4% के डिस्काउंट के साथ एनएसई पर 136 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 138 रुपये 55 पैसे का स्तर भी छुआ था। 16वीं खबर, एफएमसीजी कारोबार से जुड़ी कोलकाता की कंपनी इमामी ने पैक जूस कारोबार में एंट्री ली है। 28 सितंबर गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक इमामी ने एक्सियम आयुर्वेदा की 26% हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे की रकम का भुगतान कैश में होगा, पर दोनों कंपनियों ने डील कितने करोड़ में हुई है इसकी लेकर जानकारी साझा नहीं की है। इस डील के बाद इमामी का कहना था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में निवेश की रणनीति के तहत ही ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। 29 सितंबर को इमामी का शेयर करीब 4.5% की बढ़त के साथ 535 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।
तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए और पहली खबर की ओर चलते हैं। देश की सबसे बड़ी कसिनो चेन डेल्टा कॉर्प लिमिटेड को कुल मिलाकर 16,822 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है। इसमें से 11,139 करोड़ रुपए की रकम कंपनी से और 5,682 करोड़ रुपए की रकम 3 सब्सिडरी कंपनियों कसिनो डेल्टिन डेंजोंग, हाई स्ट्रीट क्रूजिस और डेल्टा प्लेजर क्रूजिस से जमा करने के लिए कही गई है। कंपनी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई हैदराबाद की ओर से यह टैक्स नोटिस मिला है। पैसे जमा नहीं करने पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 के इस मामले में ब्याज और पेनल्टी की रकम भी शामिल है। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगने के फैसले के बाद डेल्टा कॉर्प के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। इस खबर के चलते सोमवार 25 सितंबर को डेल्टा कॉर्प का शेयर 20% गिरकर 52 हफ्ते के निचले स्तर 140 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया था। हालांकि क्लोजिंग करीब 18% की गिरावट के साथ 143 रुपये के स्तर पर देखने को मिली थी। दूसरी खबर, मंगलवार 26 सितंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर शिव कुमार पांडे और चीफ ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट्स नयन मेहता ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि रेगुलेटरी फाइलिंग में बीएसई की ओर से कहा गया है कि नए अफसर मिलने की वजह से इन अधिकारियों ने अपने पद छोड़ने का फैसला लिया है। 26 सितंबर को बीएसई का शेयर करीब 5.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था क्योंकि कंपनी की ओर से बायबैक की प्रक्रिया जारी थी। तीसरी खबर, देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले के मामले में भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी से बकाया वसूलने के लिए अब उसके एक सोलर प्लांट और मुंबई के फ्लैट की नीलामी होगी। मुंबई का डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल नीरव मोदी से करीब 2,348 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सोलर प्लांट और फ्लैट की नीलामी करेगा। आपको बता दें कि नीरव मोदी ने कुल करीब 8,526 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। 26 सितंबर को पीएनबी का शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 81 रुपये 35 पैसे का 52 वीक हाई भी छुआ था। चौथी खबर, वेदांता का शेयर इस हफ्ते 4 खबरों के चलते फोकस में रहा। इसमें 2 खबरें वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल से जुड़ी हैं। पहली खबर यह है कि वीआरएल के बॉन्ड रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान को निवेशकों ने बेहतर शर्तों की मांग करते हुए ठुकरा दिया है। 25 सितंबर को वेदांता का शेयर 1/4% गिरकर 224 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग घटा दी है। मूडीज ने इसके कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को CAA1 से घटाकर CAA2 कर दिया है। अगले महीनों में कंपनी के डेट रीस्ट्रक्चरिंग में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए मूडीज ने ये रेटिंग घटाने का फैसला लिया है। 27 सितंबर को वेदांता का शेयर करीब 7% की गिरावट के साथ 208 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 208 रुपये 10 पैसे का 52 वीक लो भी छुआ था। 28 सितंबर को खबर आई कि वेदांता ग्रुप अपने एल्यूमिनियम, स्टील से लेकर तेल जैसे कारोबार को अलग अलग कर कई कंपनियों की लिस्टिंग करने की तैयारी कर रहा है। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाला ये समूह कर्ज चुकाने की चुनौती से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार समूह ने अपने लेंडर्स को रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की जानकारी दे भी दी है। 28 सितंबर को वेदांता का शेयर कमजोर बाजार में भी 0.5% की बढ़त के साथ करीब 210 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 29 सितंबर को कारोबार के दौरान खबर आई कि हिंदुस्तान जिंक, जो कि इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, उसके बोर्ड ने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है ताकि शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉकिंग हो सके। इसके लिए कंपनी का मैनेजमेंट बाहरी एडवाइजर्स की नियुक्ति करेगा जो सभी विकल्पों का आकलन करने में मदद करेंगे। 29 सितंबर को हिंदुस्तान जिंक का शेयर 3.5% और वेदांता का शेयर 6.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, यूनिटेक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने प्रोविजनल तौर पर करीब 125 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क की है यानी कि जब्त कर दी है। ये जमीन चेन्नई के नल्लमबाक्कम में बन रहे यूनिवर्ल्ड सिटी टाउनशिप की है। इसमें यूनिटेक ग्रुप के प्रमोटर्स की एक बेनामी कंपनी का निवेश है, जिस वजह से इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुर्की का आदेश आया है। 25 सितंबर को यूनिटेक का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ था। छठी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आकाशा अय्यर को इस बात की मंजूरी दे दी है कि वो अचानक नौकरी छोड़ देने वाले 5 पायलट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। पायलटों ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है। आकाशा अय्यर का कहना है कि इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सातवीं खबर, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट ने जील के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका की सेबी के आदेश के खिलाफ याचिका पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। कंपनी नामा के 87वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के पूर्व डायरेक्टर सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका के खिलाफ पारित
12 जून के अंतरिम ऑर्डर को बरकरार रखा है। सेबी ने अपने अधिकारियों से कहा है कि इस मामले में जांच 8 महीने के भीतर पूरी की जाए। 12 जून को आए फैसले के मुताबिक सेबी ने पुनीत गोयनका और उनके पिता एसएल समूह के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा को किसी भी लिस्टेड कंपनी में बड़े पद को संभालने पर रोक लगा दी थी। सेबी के इस फैसले के खिलाफ सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका ने सैट में अपील की थी, जिसको लेकर अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 28 सितंबर को खबर आने के बाद जी एंटरटेनमेंट का शेयर 3% की गिरावट के साथ 253 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 8वीं खबर, आईसीआईसीआई ग्रुप की जनरल इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को आयकर विभाग से नोटिस मिला है। 1728.9 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स के एक मामले में यह नोटिस भेजा गया है। यह बकाया 5 साल के दौरान का है। इसके अलावा 6 अन्य इंश्योरेंस कंपनियों को भी नोटिस दिया गया है। इस तरह सभी कंपनियों में कुल मिलाकर करीब 3000 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। 28 सितंबर को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर 2% की गिरावट लेकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, टायर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी अपोलो टायर्स को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सैट ने अपोलो टायर्स पर सेबी की ओर से लगाए गए 65 लाख रुपए के जुर्माने के आदेश को खारिज कर दिया है। कंपनी पर यह जुर्माना साल 2003 में शेयरों के बायबैक के एक मामले में लगाया गया था, पर इस राहत के बावजूद 28 सितंबर को अपोलो टायर्स का शेयर करीब 3.25% गिरकर 366 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स की कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म यानी सीडीपी लॉन्च करने की योजना पर फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही एमसीएक्स ने स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी थी कि कंपनी नया वेब आधारित कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म 3 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है। 28 सितंबर को जब यह खबर आई थी तो एमसीएक्स का शेयर 8% की मजबूती के साथ 2092 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था, लेकिन सेबी के इस सुझाव के बाद अब यह प्लेटफॉर्म 3 अक्टूबर को नहीं शुरू हो पाएगा। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में कंपनी के खिलाफ मामला लंबित होने के चलते सेबी ने कंपनी को यह सुझाव दिया है और एमसीएक्स ने सेबी के इस सुझाव को मान भी लिया है। आपको बता दें कि सीडीपी मामले में सीएफएमए की याचिका फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट में लंबित है, जिस वजह से सेबी ने यह सुझाव दिया है। शुक्रवार 29 सितंबर को सेबी के फैसले के चलते एमसीएक्स का शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 8.25% तक गिरकर 2139 रुपये 95 पैसे तक भी फिसल गया था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और आपको पहली खबर की ओर लेकर चलते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने स्टार्टअप के निवेशकों को जारी होने वाले शेयरों के वैल्यूएशन के लिए एंजल टैक्स के लिए फाइनल रूल्स यानी फाइनल नियम जारी कर दिए हैं। इनमें स्टार्टअप के वैल्यूएशन की मेथोडोलॉजी भी शामिल की गई है और विदेशी निवेशकों के लिए 5 अतिरिक्त मेथड शामिल किए गए हैं। इससे विदेशी निवेशकों की चिंता दूर होगी और स्टार्टअप सेक्टर में फंडिंग आसान होगी। 25 सितंबर से लागू नए नियमों में कहा गया है कि कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी सीसीपीएस का वैल्यूएशन भी अनकोटेड इक्विटी शेयरों के फेयर मार्केट वैल्यू पर आधारित होगा। जब कोई अनलिस्टेड कंपनी किसी निवेशक को फेयर मार्केट वैल्यू से ऊंची कीमत पर शेयर जारी करती है तो उस पर 30.6% की दर से इनकम टैक्स लगाया जाता है और इसी को ही एंजल टैक्स कहते हैं। दूसरी खबर, बेंगलुरु की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ज़ीरोधा की वित्त वर्ष 2023 की आय में करीब 39% का शानदार उछाल आया है। इस दौरान कंपनी को करीब 6,875 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो कि पिछले साल 4,964 करोड़ रुपए की थी। साथ ही इस दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा करीब 2,900 करोड़ रुपए पर रहा, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 2,097 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि इन नतीजों के बावजूद ज़ीरोधा के को फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने वैल्यूएशन को लेकर जारी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी के वैल्यूएशन करीब 3.6 अरब डॉलर या 30,000 करोड़ रुपए के हैं। तीसरी खबर, नकदी के संकट में चल रही स्टार्टअप कंपनी डंजो अपना कारोबार चलाने के लिए जल्द ही 2.5 से 3 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग के नए राउंड में रिलायंस रिटेल, गूगल, लाइटरॉक जैसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि डंजो की ओर से एक बार फिर अपने कर्मचारियों को वेतन देने में देरी हो रही है। अब डंजो के फाउंडर कबीर बिस्वास ने कर्मचारियों को वार्निंग दी है कि कैश फ्लो की स्थिति बिगड़ी तो आगे और भी लोगों की छटनी हो सकती है। साथ ही जून जुलाई की बकाया सैलरी अब नवंबर महीने में कंपनी की ओर से दी जाएगी।
चौथी खबर, दिग्गज एडटेक स्टार्टअप बायजूस इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रही। पहली खबर यह है कि नए सीईओ के अधीन बायजूस में व्यवस्था के स्तर पर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। चर्चा यह है कि एडटेक कंपनी 4 से 5 हजार कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। ये छटनी इसकी पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड में होगी। इससे पहले भी कंपनी कई बार छटनी कर चुकी है। छटनी से कंपनी के सेल्स, मार्केटिंग जैसे कई कामकाज पर असर पड़ सकता है। कंपनी इस समय नकदी की दिक्कतों का सामना कर रही है। इस वजह से कंपनी ने ऑफिस स्पेस में कमी की है, अपनी कुछ सब्सिडरियों को बेचने पर विचार कर रही है और साथ ही नई फंडिंग जुटाने में भी लगी है। पिछले हफ्ते कंपनी ने अर्जुन मोहन को अपना नया सीईओ बनाया था। इस बीच कंपनी में चल रही रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया के तहत कई बड़े अधिकारियों ने रिजाइन कर दिया है। इनमें ट्यूशन सेंटर के प्रमुख आशीष शर्मा और हाइब्रिड लर्निंग शाखा के रीजनल डायरेक्टर सुरेंद्र पांडे शामिल हैं। कंपनी में कुल करीब 35,000 कर्मचारी हैं। 28 सितंबर को खबर आई कि बायजूस ने कहा है कि वो इस साल कैंपस प्लेसमेंट नहीं करेगी। कंपनी ने भारी कॉस्ट कटिंग उपायों के तहत ये कदम उठाया है। पिछले साल से अब तक कंपनी 13,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी से निकाल चुकी है। साथ ही कंपनी ने कारोबार रिस्ट्रक्चरिंग और छटनी की खबरों के बीच नई सोशल मीडिया पॉलिसी की भी घोषणा की है, जिसके तहत कर्मचारियों को मीडिया से बातचीत करने से रोक लगा दी गई है। तो ये था कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ा बीते हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा होगा, जिससे आपको कॉर्पोरेट के साथ साथ स्टार्टअप जगत की तमाम बड़ी खबरें भी पता चल गई होगी। आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, अपनी राय, अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।